हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BFDI 073 यानी फैशन उद्योग का परिचय। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक का आपको दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BFDI 073 यानी फैशन उद्योग का परिचय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि फाइबर के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फाइबर यानी आपका रेशा। तो अगर हम इसे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से समझें तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है। तो देखो, फाइबर जो है वो रेशा होता है, ठीक है, जो वस्त्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कपड़े की जो गुणवत्ता है, जो उसकी मजबूती है, आराम है, उपयोगिता जो है, ये सब किस पे निर्भर करती है? आपके फाइबर के गुणों पर निर्भर करती है, यानी आपके रेशे के गुणों पर निर्भर करती है। तो प्राकृतिक फाइबर जैसे आपका कपास है, ऊन है, रेशम है, और कृत्रिम फाइबर आपके कौन से होते हैं? जैसे नेलॉन है, पॉलिएस्टर है। ये सब के अलग अलग क्या होते हैं? गुण होते हैं इन सब के। तो किसी भी फाइबर को अच्छा माना जाता है यदि उसमें आवश्यक भौतिक और जो आपके रासायनिक जो गुण है, ये दोनों ही अगर मौजूद होते हैं तभी आपका जो फाइबर है उसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से गुण जो है वो फाइबर के अंदर पाए जाते हैं, या फाइबर के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? मजबूती। मजबूती जो है वो फाइबर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण ये माना जाता है। मजबूत फाइबर से बने जो आपके कपड़े होते हैं वो जल्दी फटते नहीं है और लंबे समय तक चलते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे जितने भी आपके मजबूत फाइबर जो है वो यहाँ पे कहलाते हैं। तो मजबूती जो है फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिससे आपके कपड़े जो है वो जल्दी फटते नहीं है और लंबे समय तक वो चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके कृत्रिम फाइबर, यानी आपका नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे जो फाइबर है, ये क्या करते हैं? मजबूती बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो लचीलापन। अगला गुण क्या कहता है फाइबर का? कि लचीलापन। लचीलापन वे गुण है जिसके कारण फाइबर खींचने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। अधिक लचीले फाइबर से बने कपड़ों में कम सिलवटें पड़ती हैं और वो लंबे समय तक अच्छे दिखाई यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे लचीलापन भी जो है फाइबर का गुण है, यानी फाइबर जो है खींचने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, यानी जैसे पहले था वो वैसे वापस आ जाता है। इससे जो होता है आपका जो कपड़े जो होते हैं, कपड़ों के अंदर ना कम सिलवटें पड़ती हैं, यानी लचीले फाइबर से आपको अपने कपड़ों के अंदर जो सिलवटें हैं वो कम देखने को मिलती है, और ये लंबे समय तक जो है देखने को हमें मिल सकता है, यानी ये लंबे समय तक अच्छा दिखाई भी देता है। वहीं अगर हम अगले गुण की बात करें तो अगला गुण क्या है आपका? कोमलता। यानी कोमल फाइबर पहनने में आपका क्या होता है? आरामदायक होता है। यानी अगर आप कोमल फाइबर वाले वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो आपको एकदम कंफर्ट फील होता है, आरामदायक फील होता है। तो कपास और रेशे जैसे जो आपके फाइबर हैं, ये त्वचा के लिए मुलायम होते हैं और पहनने में ये आपके कैसा अनुभव देते हैं? एकदम सुखद अनुभव देते हैं। तो यहाँ पे कोमलता जो है वो भी आपका क्या है? फाइबर का आपका यहाँ पे गुण है। वहीं अगर हम बात करें अगले गुण की, तो देखो नमी सोखने की क्षमता। यानी कुछ फाइबर जो है आपके पसीने को और नमी को बहुत अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। कपास और ऊन में ये जो गुण होता है आपका वो बहुत अधिक होता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में अधिक आरामदायक ये माने जाते हैं। यानी नमी को सोखने की क्षमता आपका जो फाइबर का जो अगला गुण है वो ये है कि नमी को सोखना। यानी फाइबर वाले जो आपके वस्त्र हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर आपके जो वस्त्र हैं वो पसीने को, नमी को अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। जिनमें से आपका अगर हम बात करें कपास और ऊन की, तो इनके अंदर ये जो गुण है ना वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। गर्मी के मौसम में ये सबसे ज्यादा आपके लिए आरामदायक माने जाते हैं। वहीं बात करें टिकाऊपन की, तो टिकाऊपन भी क्या है? आपका फाइबर का एक गुण है।
टिकाऊ फाइबर जो है आपका लंबे समय तक यूज में आता है, उपयोग में आता है, ये जल्दी खराब नहीं होते और ऐसे कपड़े जो है ना वो बार बार धोने पर भी उनकी जो क्वालिटी है, जो उनकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है। तो यहाँ पे आपका जो टिकाऊपन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है फाइबर के गुण में। वहीं अगला गुण आपका क्या कहता है कि चमक। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें चमक की, तो देखो यहाँ पे चमक जो है वो अगला फाइबर का आपका गुण कहलाता है। यानी चमक फाइबर की सुंदरता को बढ़ाती है। रेशम में आपका प्राकृतिक चमक होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे कृत्रिम फाइबर जो विशेष कृत्रिम फाइबर जो आपके होते हैं ना, यानी आपके जो आर्टिफिशियल जो फाइबर्स जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना यहाँ पे जो चमक देने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो अलग से होती है। वहीं अगर हम बात करें आपके रेशम की, तो रेशम के अंदर आपको नेचुरली आपको यहाँ पे चमक देखने को मिलती है। तो चमक क्या करती है, फाइबर की सुंदरता को और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाती है। वहीं बात करें अगले गुण की, तो देखो रंग ग्रहण करने की क्षमता। यानी अच्छे फाइबर जो होते हैं वो रंगों को आसानी से समान रूप से यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं। इससे जो आपके कपड़ों का जो रंग होता है वो और भी आकर्षक और लंबे समय तक यहाँ पे टिकाऊ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो रंग ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी आपको फाइबर के गुणों में देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट आपका है वो ये है कि सिकुड़न प्रतिरोधक। यानी कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो आपके धुलने के बाद ना सिकुड़ जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना आकार को बनाए रखते हैं, यानी अपनी शेप को बनाए रखते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे वो धुलने से पहले थे। तो यहाँ पे सिकुड़न प्रतिरोधक की अगर हम बात करें तो कुछ फाइबर में आपको कपड़े धोने के बाद सिकुड़न देखने को मिलती है, वहीं कुछ जो है उनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर आपको सिकुड़न जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका सिकुड़न प्रतिरोध भी हमें देखने को मिलता है पॉलिएस्टर के अंदर, जिसमें आपके ये वो फाइबर है जिसके अंदर आपको सिकुड़न जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। वही बात करें सिलवट प्रतिरोधी या प्रतिरोध, सिलवट प्रतिरोध की अगर हम बात करें, तो जिन फाइबरों में आपकी सिलवटें कम पड़ती है उनसे बने कपड़े इस्त्री के बिना भी आपके साफ और सुंदर यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे आपका पॉलिएस्टर और नेलॉन, ये जो है ये सबसे ज्यादा ऐसे आपके फाइबर कहलाते हैं। इनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं ना आपके पॉलिएस्टर के और जो नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, ये आपके बिना प्रेस करे हुए भी, बिना इस्त्री करे हुए भी साफ और सुंदर नजर आते हैं और इनपे आपको सिलवटें भी बहुत कम देखने को मिलती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है यहाँ पे कि ऊष्मा सहन करने की क्षमता। यानी फाइबर में गर्मी सहने की क्षमता जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ फाइबर अधिक तापमान सह सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी पिघल जाते हैं या जल जाते हैं। तो इसलिए इस्त्री करते टाइम, ठीक है, आपका प्रेस करते टाइम जो आपके फाइबर के जो प्रकार है आपको उसे बहुत ध्यान देना चाहिए। यानी जो ऊष्मा जो है उसका ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। यानी कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो बहुत जल्दी इस्त्री को यहाँ पे सहन नहीं कर पाते, गर्मी को यहाँ पे तापमान के अनुरूप यहाँ पे ये होते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी, आपने देखा होगा कई बार आप लोग प्रेस करते हैं अपने कपड़े वगैरह, तो उसमें कई बार ना आपके जो कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं प्रेस से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो ये समझाना चाह रहा है कि ऊष्मा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए फाइबर में। यानी फाइबर के अंदर आपकी जो गर्मी सहने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो अपना टेम्परेचर के अनुसार वो अपने आप को ढाल सकते हैं, तापमान को वो सह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाइबर होते हैं बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं या बहुत जल्दी आपके जल जाते हैं। तो इसलिए प्रेस करते टाइम, इस्त्री करते टाइम जो आपके फाइबर के जो प्रकार है आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉप 10 फाइबर के गुण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइबर के गुणों का महत्व। तो देखो अगर हम फाइबर के गुणों के महत्व की बात करें ना, तो फाइबर के गुण ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कपड़ा जो है किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए खेलों के जो कपड़े होते हैं उसमें आपको मजबूत और लचीले फाइबर का उपयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें गर्मियों के कपड़ों में, तो गर्मियों के कपड़ों में आपको नमी सोखने वाले फाइबर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। वहीं फैशन उद्योग में आपका सही फाइबर का चयन जो है आपके कपड़ों की क्वालिटी को, गुणवत्ता को और आराम और टिकाऊपन को भी यहाँ पे क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो फाइबर के जो गुणों का महत्व है वो बहुत अलग है, ठीक है। अलग अलग हम कह सकते हैं उपयोगिता के अनुसार अलग अलग यहाँ पे हमें इसके गुण देखने को मिलते हैं, इसका महत्व देखने को मिलते हैं। जैसा हम यहाँ पे अभी आपको उदाहरण के लिए समझाया गया कि खेलों के जो कपड़े होते हैं यानी स्पोर्ट्स की जितने भी आपकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह होती हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है, उसमें आपको ज्यादातर
मजबूत और लचीले फाइबर से वो बनी होती है। वहीं अगर आप गर्मियों के कपड़ों की बात करें तो ये जो बनाए जाते हैं गर्मियों के कपड़े, उसमें आपके इस तरीके के फाइबर का यूज किया जाता है जिससे आपकी जो नमी है, जो पसीना है, वो जल्दी उसे सोख सके। ठीक है, तो इसलिए आपका फैशन उद्योग में जो सही फाइबर जो है ना, इसको चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके कपड़े की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, आराम और टिकाऊपन को भी यहाँ पे बढ़ाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वहीं अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की, यानी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इतनी सारी चीजें जानने के बाद हमें क्या समझ में आया, इसे समझते हैं। तो देखो, फाइबर के जो गुण है ना, वो वस्त्रों की गुणवत्ता को, उसकी उपयोगिता का एक बेस होते हैं, एक आधार होते हैं। ठीक है, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, नमी सोखने की क्षमता, चमक, टिकाऊपन, रंग ग्रहण करने की क्षमता जैसे जितने भी जो गुण है, वो किसी भी फाइबर को यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। और इन गुणों की जो सही जानकारी है, वो उपयुक्त कपड़े का चयन करना उससे आसान हो जाता है, और वस्त्र भी जो है आपके लंबे समय तक, अधिक समय तक अच्छे बने रहते हैं। इसलिए आपके फाइबर के गुणों पर विशेष ध्यान देना हमारे लिए जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद फैशन उद्योग के विकास पर चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो आपका स्वतंत्रता के बाद जो फैशन उद्योग जो था, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो भारत के फैशन उद्योग में लगातार आपका विकास हुआ। पहले जो फैशन था वो केवल आपका पारंपरिक कपड़ों तक ही लिमिटेड था, सीमित था। लेकिन अब क्या हुआ, आज के समय में, आज के समय के साथ आपके नए नए डिजाइन, आधुनिक तकनीक, वैश्विक प्रभाव और बदलती उपभोक्ता पसंद शामिल हो गई है। और आज भारत का जो फैशन उद्योग है ना, वो देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे बन चुका है। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत का जो फैशन उद्योग है, इसमें लगातार हमें चेंजेस होते हुए नजर आए, लगातार इसमें बदलाव होता हुआ नजर आया, और साथ में आपका इसका जो विकास है, जो इसका डेवलपमेंट है, वो भी हमें होता हुआ नजर आया। यानी पहले के टाइम में जो आपका फैशन हुआ करता था, वो पारंपरिक कपड़ों तक सीमित था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, हम नए नए डिजाइन को देख रहे हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वैश्वीकरण का प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, और बदलती उपभोक्ता की जो पसंद है, वो भी इसमें शामिल हो गई। तो आज के समय में ना, भारत का जो फैशन उद्योग है, वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे आपका रोजगार और निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं हमारे पॉइंट वाइज क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दौर, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का जो मुख्य ध्यान जो था ना, वो कपड़ा उत्पादन बढ़ाने और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर था। इस समय ज्यादातर आपके खादी, सूती और हाथ से बने वस्त्रों को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, यानी ज्यादा महत्व दिया गया। सरकार ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई आपकी ऐसी योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे कपड़ा मिलों का यहाँ पे विस्तार होता गया, और लोगों का जो पहनावा है, उसमें भी बदलाव आता गया। यानी स्वतंत्रता के बाद का जो हमारा दौर था, उसमें क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर ध्यान दिया गया आपके कपड़ा उत्पादन को बढ़ाने पर। ठीक है, कपड़ा उत्पादन को यहाँ पे बढ़ाने पर, और जितनी भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करने पर। तो इस समय में क्या हुआ, इस समय ज्यादातर आपके जो खादी वस्त्र जो है, ठीक है, खादी के कपड़े जो है, सूती के कपड़े जो है, हाथ से बने हुए वस्त्र जो है, इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, सबसे ज्यादा इनको महत्व दिया गया। और सरकार ने यहाँ पे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपकी कई ऐसी योजनाएं भी चलाई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी कपड़ा मिल जो है, उसकी स्थापना हुई। ठीक है, कपड़ा मिलों का यहाँ पे स्थापना के साथ साथ उनका विस्तार भी हुआ, और लोगों का जो पहनावा जो है उनका, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे बदलाव देखने को मिला। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो देखो 1980 और 1990 के दशक में इसका विकास कैसे हुआ। यानी 1980 और 1990 के दशक में अगर हम आपके फैशन उद्योग के विकास की बात करें, तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ। तो देखो, 1980 के दशक में ना, फैशन डिजाइनिंग को एक नए पेशे के रूप में यहाँ पे पहचान मिली। इस समय आपकी कई ऐसी फैशन संस्थाएं जो है, उनकी स्थापना हुई, जहां पर आपके प्रशिक्षित डिजाइनर तैयार होने लगे। और 1991 में आपका आर्थिक उदारीकरण के बाद यहाँ पे जो विदेशी कंपनियां थी, वो भारत में आई। इससे क्या हुआ, आपके नए नए फैशन ब्रांड, आधुनिक डिजाइन और बेहतर गुणवत्ता वाले जो आपके कपड़े हैं, वो भारतीय बाजार में क्या होने लगे, उपलब्ध होने लगे। तो लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ ना, यहाँ पे फैशन पे भी क्या होने लगा, खर्च जो है वो बढ़ने लगा। तो इस तरीके से आपका 1980 के दशक के बाद आपके फैशन डिजाइनिंग जो है, इसको एक नए रूप से, नए पेशे के रूप में इसे पहचान मिली। और इसी समय आपका जो अलग अलग फैशन जो संस्थाएं जो है, जो इंस्टीट्यूशंस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी स्थापना होने लगी, जिसमें आपके प्रशिक्षित जो डिजाइनर है, वो
तैयार होने लगे। फिर 1991 की जो आपका आर्थिक उदारीकरण जो था, इसके बाद विदेशी कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अपने अपने नए नए ब्रांड जो थे फैशन के उन्हें लॉन्च करा और आधुनिक डिजाइनों को यहाँ पे दिखाया, जिससे आपकी बेहतर गुणवत्ता वाले जो कपड़े हैं वो भारतीय बाजार में उपलब्ध होने लगे। और इसी के साथ लोगों की आय तो बढ़ी, लेकिन साथ में उनका जो फैशन का जो खर्च था वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया। वही स्टूडेंट्स बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो फैशन डिजाइनरों का इसमें क्या योगदान था। तो भारतीय फैशन डिजाइनरों ने ना यहाँ पे आपका पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का सुंदर एक मेल प्रस्तुत किया। उन्होंने यहाँ पे आपका भारतीय कढ़ाई, बुनाई, प्रिंट और हस्तशिल्प को एक नए रूप में दुनिया के सामने रखा। इससे क्या हुआ कि भारतीय फैशन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और भारतीय परिधान जो है ना वो आपके विदेशों में भी क्या हुए, फेमस होने लगे, लोकप्रिय होने लगे। तो फैशन डिजाइनरों का यहाँ पे योगदान जो है वो हमें देखने को मिला। यानी फैशन डिजाइनरों ने यहाँ पे क्या करा, आपके जो ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स थे, ठीक है, पारंपरिक जो वस्त्र थे और जो आपके मॉडर्न डिजाइन वाले जो आपके कपड़े थे यानी वस्त्र थे, इन सबका एक सुंदर मेल प्रस्तुत करा। ठीक है, इस इन दोनों का ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, एक ऐसा कॉम्बो बनाया जिसके अंदर इन्होंने भारतीय कढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया, बुनाई को, प्रिंट को, हस्तशिल्प को, इन सारी भारतीय जो आपके पारंपरिक जो वस्त्र जो है इसके अंदर इन्होंने क्या करा, आधुनिक डिजाइनों के साथ मिलके इन्होंने एक नया रूप दिया, दुनिया के सामने एक नया रूप रखा। इससे भारतीय फैशन जो है आपका वो अंतरराष्ट्रीय उसको एक पहचान मिली और भारतीय जो परिधान है यानी आपके जो वस्त्र है वो विदेशों में भी क्या होने लगे, लोकप्रिय होने लगे। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो तकनीक और डिजिटल माध्यम का प्रभाव, यानी तकनीक के विकास ने फैशन उद्योग को यहाँ पे एक नई दिशा दी। आधुनिक मशीनें, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, ऑनलाइन विपणन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण आपके जितने भी कपड़ों का जो निर्माण है ना वो आसान से होने लगा और आपकी बिक्री भी आसानी से होने लगी। यानी आज लोग क्या करते हैं, घर बैठे ही अपने जो ऑनलाइन जो फैशन उत्पाद जो है उन्हें खरीद सकते हैं। यानी ऑनलाइन फैशन के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप लोग घर बैठे ही खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया ने भी आपके नए फैशनों को यहाँ पे क्या करा है, तेजी से रुझान उनका किया है, यानी तेजी से यहाँ पे लोकप्रिय बनाया है, तेजी से लोगों तक पहुंचाया है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो रोजगार और आर्थिक योगदान में भी आपके फैशन उद्योगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा जो भूमिका जो है, जो योगदान जो है वो भी दिया है। यानी फैशन उद्योग लाखों लोगों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोजगार प्रदान करा रहे हैं। इसमें डिजाइनर, दर्जी, बुनकार, कढ़ाई करने वाले कारीगर, मॉडल, फोटोग्राफर, विपिन विशेषज्ञ और ऑनलाइन विक्रेता जैसे अनेक लोगों ने यहाँ पे कार्य करा और ये उद्योग जो है वो भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहा है, महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी यहाँ पे सहायक हो रहा है। तो रोजगार और आर्थिक योगदान भी हमें देखने को मिला फैशन उद्योगों के माध्यम से। वहीं आपका वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखो आज भारत का जो फैशन है वो बहुत, फैशन उद्योग जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। वस्त्र जो है आपके पारंपरिक वस्त्र जैसे आपकी साड़ी है, सलवार है, सूट है और कुर्ता जो है, इसके साथ साथ आपके जो आधुनिक परिधान जो है वो आज भी क्या है, आपके लोकप्रिय है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जैविक कपड़े, पुनर्चक्रित वस्त्र और टिकाऊ फैशन का जो महत्व है वो भी बढ़ रहा है और युवा वर्ग जो है वो आपके नए फैशन रुझानों को तेजी से अपनाता है, जिससे आपका उद्योग जो है वो लगातार यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद ना भारत का जो फैशन है, फैशन उद्योग जो है वो छोटे स्तर से शुरू होकर आज बड़े और आधुनिक उद्योग के रूप में क्या हो गया है, विकसित हो गया है, डेवलप हो गया है। सरकारी सहयोग, आर्थिक उदारीकरण, नई तकनीकी, कुशल डिजाइनरों और बढ़ती उपभोक्ता मांगों ने इसका जो विकास है इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भविष्य में भी नवाचार, गुणवत्ता, टिकाऊ फैशन के कारण भारतीय फैशन उद्योग जो है इसके अधिक प्रगति करने की संभावना जो है वो हमें नजर आती है। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न है वो यहाँ समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि भंडार प्रबंधन के विभिन्न तत्व क्या है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें आपका भंडार प्रबंधन के अर्थ की, भंडार यानी आपका भंडार का जो यहाँ पे भंडार प्रबंधन जो है इसका अर्थ क्या है कि किसी दुकान या स्टोर का सही तरीके से संचालन करना ताकि ग्राहकों को यहाँ पे अच्छी सेवा मिले, बिक्री बढ़े, व्यवसाय जो आपका लाभदायक जो है वो बने और एक अच्छा स्टोर का प्रबंधन जो है वो केवल आपका सामान बेचने तक सीमित नहीं होता बल्कि इसमें आपका स्टॉक, कर्मचारियों, ग्राहकों और सुरक्षा का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। तो यदि स्टोर का प्रबंधन सही ढंग से किया जाएगा तो समय और लागत दोनों की बचत होती है, जिससे आपका ग्राहकों में विश्वास बढ़ता है। यानी भंडार
प्रबंधन का अर्थ यहाँ पे क्या है कि किसी भी दुकान के अंदर, किसी भी स्टोर को सही तरीके से चलाने के लिए, किसी भी दुकान को सही तरीके से चलाने के लिए और ग्राहकों को एक अच्छी सेवा देने के लिए, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए और आपका जो बिजनेस है, व्यवसाय जो है, इसको और भी ज्यादा लाभ कमाने के लिए एक अच्छे स्टोर का प्रबंधन करना, यानी आपका केवल एक अच्छा स्टोर प्रबंधन जो है, यानी आपका हम कह सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट जो है आपका, एक तरीके से सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपका सामान उपलब्ध कराने तक नहीं होता, स्टॉक तथा आपका कर्मचारी जो है, ग्राहक जो है, इनकी भी सुरक्षा का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। तो यहाँ पे स्टोर प्रबंधन का सही ढंग से अगर हम स्टोर प्रबंधन करेंगे तो समय और लागत दोनों की बचत होगी, इससे जो ग्राहक है उनका भी विश्वास यहाँ पे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भंडार प्रबंधन के प्रमुख तत्व कौन से हैं, यानी स्थान का उचित चयन। पहला पॉइंट क्या कहता है, स्थान का उचित चयन, यानी स्टोर ऐसी जगह होनी चाहिए, आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ग्राहकों की जो आवाजाही जो है, ग्राहकों का जो आना जाना है वो बहुत अधिक हो, यानी अच्छी लोकेशन से अधिक ग्राहक आपके पास आते हैं, आपकी बिक्री बढ़ती है और साथ ही वहाँ पे पार्किंग और आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो भी आपकी होनी चाहिए। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्टोर का लेआउट, यानी स्टोर के अंदर जो सामान है उसको इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना आवश्यक होता है ताकि ग्राहकों को यहाँ पे सामान आसानी से दिखाई दे और वो बिना किसी परेशानी के यहाँ से खरीदारी कर सके। और साफ सुथरा और आकर्षक लेआउट यहाँ पे होना चाहिए ताकि आपके जो ग्राहक हैं वो ज्यादातर आपके जो है आकर्षित हो सके। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्टॉक प्रबंधन, यानी स्टॉक का सही रिकॉर्ड यहाँ पे रखना बहुत जरूरी होता है। ना तो जरूरत से अधिक सामान होना चाहिए और ना ही आपका इतना कम होना चाहिए कि ग्राहकों को जो वस्तु जो है, जो प्रोडक्ट जो है वो उपलब्ध ही ना हो। तो समय समय पर यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टॉक की हमें जांच करनी चाहिए। वहीं अगला पॉइंट कहता है कि माल का प्रदर्शन, यानी सामान को आकर्षक ढंग से अगर आप प्रस्तुत करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं तो उससे ग्राहकों का जो ध्यान है ना, जो उनका अटेंशन जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ आता है, उस वस्तु की तरफ आता है और नए और लोकप्रिय उत्पादों को यहाँ पे सामने रखना चाहिए ताकि आपके जो बिक्री जो है दुकान की वो बढ़ सके। वहीं आपका ग्राहक सेवा, यानी अच्छा व्यवहार, सही जानकारी और ग्राहकों की जो समस्या है उसका समाधान करना स्टोर की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपके जो ग्राहक जो है वो एकदम सेटिस्फाई होकर दोबारा वहां पे खरीदारी करने आ सके। तो इसलिए ग्राहक सेवा होना बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है। वहीं आपका कर्मचारी प्रबंधन, यानी स्टोर के कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण देना, कार्यों का सही विभाजन करना और उनके प्रदर्शन की जो निगरानी है वो भी करना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छे कर्मचारी जो है यहाँ पे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है, बिलिंग और भुगतान व्यवस्था, यानी बिलिंग प्रणाली तेज, सही और सरल होनी चाहिए। नगद कार्ड, यूपीआई, अन्य डिजिटल भुगतान की जो सुविधाएं है वो उपलब्ध होने से जो ग्राहकों की जो सुविधाएं है वो मिलती है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि सुरक्षा व्यवस्था, यानी स्टोर में आपका जैसे चोरी है, आग है या अन्य किसी दुर्घटना से बचाव के लिए ना सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, यानी आपका फायर ब्रिगेड के जो वो अलग अलग जो लगे होते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए ताकि अगर किसी भी दुर्घटनावश अगर यहाँ पे आग लग जाती है या कुछ हो जाता है तो वहां पे जितने भी सुरक्षा जो है प्रदान की जाए कर्मचारियों को, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो व्यवस्था जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो साफ सफाई और रख रखाव। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि स्टोर के अंदर ना आपकी नियमित साफ सफाई होनी चाहिए, उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी आपके उपकरण है उनका रख रखाव अच्छा होना चाहिए ताकि ग्राहकों पर उसका प्रभाव जो है वो अच्छा पड़े और खरीदारी का भी जो अनुभव जो है उनका बेहतर हो सके। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि बिक्री और रिकॉर्ड प्रबंधन, यानी दैनिक जो भी आपकी बिक्री हो रही है, खरीद हो रही है, स्टॉक जो है, इसका जितना भी लाभ हानि का जो पूरा रिकॉर्ड है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे भविष्य की जो योजना बनाने और व्यवसाय में सुधार करने में भी आपको यहाँ पे सहायता मिलती है। वहीं अगर हम बात करें भंडार प्रबंधन का महत्व क्या है, तो देखो ये ग्राहकों को संतुष्टि यहाँ पे बढ़ती है, ग्राहकों की, ग्राहक जो है आपके कस्टमर जो है यहाँ पे सेटिस्फाई रहते हैं, बिक्री और लाभ दोनों में वृद्धि होती है, स्टॉक का सही उपयोग होता है, समय और लागत की बचत होती है और कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है और व्यवसाय की एक अच्छी छवि यहाँ पे बनी रहती है, एक अच्छी इमेज बनी रहती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि भंडार प्रबंधन किसी व्यापार की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसमें आपका
स्थान चयन, स्टॉक नियंत्रण, माल का प्रदर्शन, ग्राहक सेवा, कर्मचारी प्रबंधन, सुरक्षा तथा आपका रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे अनेक तत्व इसमें शामिल होते हैं। इन सभी तत्वों का सही ढंग से पालन करने से स्टोर का संचालन सुचारू रूप से होता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और व्यवसाय जो है आपका अधिक लाभदायक बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यापारी के लिए यहाँ पे जो प्रभाव जो है प्रभावी भंडार प्रबंधन जो है वो अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि फैशन उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार की ग्राहक सेवाओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी फैशन उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के आपकी जो ग्राहक सेवाएं हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपका फैशन उद्योग के बारे में, तो देखो फैशन उद्योग में ना केवल अच्छे और आकर्षक उत्पादन बनाना ही आपका पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना भी बहुत जरूरी होता है। यानी ग्राहक सेवा आपका कस्टमर सर्विस का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, खरीदारी के पहले, खरीदारी के दौरान तथा बाद में उनकी सहायता प्रदान करना और अच्छी ग्राहक सेवा से जो ग्राहक है आपके संतुष्ट रहते हैं और दोबारा खरीदारी करते हैं और दूसरों को यहाँ पे फिर उसी ब्रांड के लिए क्या करते हैं आके रिकमेंडेशन करते हैं यानी सिफारिश करते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो ग्राहक सेवा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें फैशन उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रकार की जो ग्राहक सेवा है वो कौन कौन सी है, तो देखो खरीदारी से पहले की जो आपकी सेवा है ग्राहक सेवा वो क्या होती है। तो ये जो सेवा है वो ग्राहकों के उत्पाद खरीदने से पहले यहाँ पे दी जाती है और इसमें उत्पादकों की जानकारी, सही आकार यानी आपका साइज, रंग, कपड़े की गुणवत्ता, कीमत, उपलब्धता के बारे में जानकारी देना शामिल होता है। इससे जो आपका ग्राहक है वो सही निर्णय यहाँ पे ले पाते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि खरीदारी के समय की सेवा, यानी जब ग्राहक उत्पाद खरीद रहा होता है उसे विनिम्र व्यवहार, सही मार्गदर्शन, ट्रायल रूम की सुविधा, आसान भुगतान विकल्प और अच्छी पैकिंग जैसी यहाँ पे सेवाएं दी जाती है। इससे ग्राहक का जो खरीदारी का जो अनुभव है वो भी ज्यादा बेहतर बनता है। यानी खरीदते टाइम जो भी आपको सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है तो वो इसके अंदर आती है। वही अगला आपका पॉइंट क्या कहता है कि बिक्री के बाद की सेवा, यानी उत्पादन खरीदने के बाद यदि ग्राहक को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो कंपनी की सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें उसका जो उत्पादन बदलना है यानी एक्सचेंज और रिटर्न का जो आपका यहाँ पे जो रहता है कंपनी की तरफ से, कंपनी उसमें सहायता कर सकती है आपका उत्पादन को बदलने में, उसकी वापसी करने में और शिकायत का समाधान करने में। तो ये भी बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है ग्राहक सेवा के अंदर और इससे ग्राहक सेवा में जो आपके जो ग्राहक जो होते हैं उनका विश्वास भी यहाँ पे बढ़ता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो एक्सचेंज और रिटर्न सेवा, यानी ग्राहक जो है ग्राहक को उत्पाद का आकार, रंग, गुणवत्ता अगर पसंद नहीं आती तो उसे निर्धारित समय के भीतर क्या करना होता है, उत्पाद बदलने या वापस करने की यहाँ पे सुविधा दी जाती है। और ऑनलाइन खरीदारी में ये जो आपकी सेवा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं आपका अगला पॉइंट कहता है कि होम डिलीवरी सेवा, यानी आज अधिकांश फैशन कंपनियां जो है वो ग्राहकों के घर तक सुरक्षित और समय पर उत्पाद पहुंचाने की सुविधा यहाँ पे देती है। इससे ग्राहकों का समय और मेहनत दोनों ही यहाँ पे बचते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि ऑनलाइन ग्राहक सहायता, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जो आपके चैट है, ईमेल है, फोन कॉल है और हेल्पलाइन के माध्यम से यहाँ पे ग्राहकों की जो समस्याएं हैं इनका समाधान किया जाता है। इससे ग्राहक कभी भी सहायता अपनी प्राप्त कर सकते हैं अपने उत्पाद से संबंधित। ठीक है जी। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्टाइल सलाह, यानी आपका इंडिविजुअल स्टाइल की जो ओपिनियन जो है या हम कह सकते हैं रिकमेंडेशन जो है वो कैसी होती है। तो देखो कुछ ऐसे फैशन ब्रांड होते हैं जो ग्राहकों को उनके शरीर, पसंद और अवसर के अनुसार ही कपड़े चुनने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है ग्राहकों को यहाँ पे सही फैशन उत्पाद चुनने में आपकी मदद मिलती है। वही अगला पॉइंट क्या है कि लॉयल्टी और सदस्य सेवा। लॉयल्टी और सदस्य सेवा का मतलब यहाँ पे क्या है कि नियमित ग्राहकों को यहाँ पे विशेष छूट दी जाती है, रिवॉर्ड अंक दिए जाते हैं, कूपन दिए जाते हैं, बर्थडे ऑफर आपके दिए जाते हैं, विशेष सदस्यता के लाभ यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इससे ग्राहकों का जो लंबे समय तक जो है ना ग्राहक वो उस ब्रांड से जुड़े रहते हैं। वही अगला पॉइंट है आपका शिकायत निवारण सेवा, यानी यदि ग्राहक को किसी भी उत्पाद या सेवा की शिकायत है तो वो कंपनी जो है उसे जल्दी और उचित समाधान प्रदान करती है। अच्छी शिकायत निवारण सेवा जो है वो ग्राहकों पर भरोसा उससे बना रहता है। वहीं अगला पॉइंट आपका कहता है कि उत्पाद की देखभाल और देखभाल संबंधी जानकारी, यानी कंपनियां जो है वो ग्राहकों को यहाँ पे कपड़ों की जो धुलाई है, इस्त्री है
और जो आपकी रख-रखाव है, उपयोग से संबंधित सही जानकारी देते हैं। जैसे सपोज़ दैट अगर आपने कोई ड्रेस खरीदी, तो वहाँ पे जो भी आपकी कंपनियाँ जो होती है, वो ग्राहकों को बताती है कि आपको लंबे समय तक अपने इस ड्रेस को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको किस तरीके से इसको रखना है, किस तरीके से आयरन करना है यानी इस्त्री करना है, प्रेस करना है यानी किस तरीके से इसकी धुलाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उत्पादन के बारे में पूरे एक अच्छे से सही संबंधी यहाँ पे जो देखभाल जो है या हम कह सकते हैं देखभाल संबंधी जो जानकारी है वो यहाँ पे ग्राहकों को दी जाती है कंपनी के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राहक सेवाओं का महत्व क्या है? क्यों ज़रूरी है ग्राहक सेवा? तो देखो ग्राहकों को यहाँ पे संतुष्टि इससे बढ़ती है, ग्राहकों का विश्वास मजबूत होता है, दोबारा खरीदारी की संभावना बढ़ती है, कंपनी की जो एक अच्छी इमेज है वो बनी रहती है, बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है और ग्राहकों के लंबे समय तक यहाँ पे संबंध जो है वो अच्छे बने रहते हैं और बाज़ार में आपका जो कॉम्पिटिशन है, उसमें भी यहाँ पे सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की यानी फैशन उद्योग में जो आपकी ग्राहक सेवा है, वो व्यवसाय की जो सफलता है इसका महत्वपूर्ण आधार होती है। अच्छी ग्राहक सेवा केवल आपका उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं होती बल्कि ग्राहकों को यहाँ पे खरीदारी से पहले और खरीदारी के समय और खरीदारी के बाद पूरी सहायता प्रदान करती है। यदि कोई फैशन अपनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देती है, तो वह ग्राहकों का विश्वास जीतती है, अपनी पहचान को मजबूत बनाती है और लंबे समय तक बाजार में यहाँ पे सफल रहती है।